अब जो नेक्स्ट हम लोग पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसको भी जरा बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। दैट इज प्रोविडेंट फंड की हम बात करने जा रहे हैं। प्रोविडेंट फंड बेसिकली ये क्या है? ये एक ओल्ड एज बेनिफिट है। प्रोविडेंट फंड एक ओल्ड एज बेनिफिट है। आपने डिफरेंट ओल्ड एज बेनिफिट्स के बारे में सुना होगा कि जब एक पर्सन जॉब से रिटायर होता है तो उसको डिफरेंट टाइप्स के ओल्ड एज बेनिफिट्स दिए जाते हैं उसकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जहां से वो जॉब कर रहा था। तो प्रोविडेंट फंड इज वन ऑफ देम। प्रोविडेंट फंड उनमें से एक है जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? प्रोविडेंट फंड का नाम दे रहे हैं। ठीक हो गया जी। अब इस प्रोविडेंट फंड के डिफरेंट टाइप्स हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं, ये कैसे ऑपरेट करता है, इसकी टाइप्स क्या हैं और इनके ऊपर टैक्सेबिलिटी का फैक्टर क्या है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इट विल टेक टाइम। अब ये जरा थोड़ा टाइम टेकिंग टॉपिक है हमारा, तो जरा ध्यान से इस चीज को मेरे साथ साथ समझिएगा बेटा। ठीक हो गया। प्रोविडेंट फंड सबसे पहली बात तो ये कि हाउ इट्स ऑपरेट्स, ये कैसे ऑपरेट करता है। अब इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि अगर एक पर्सन जहां पे जॉब कर रहा है तो उसका एम्प्लॉयर क्या करता है कि उसकी सैलरी में से एक स्पेसिफिक अमाउंट जो होती है वो डिडक्ट कर लेता है। उसका एम्प्लॉयर क्या करता है? एक स्पेसिफिक अमाउंट क्या कर लेता है? डिडक्ट करता है उसकी सैलरी में से। अब जो एम्प्लॉय के पैसे डिडक्ट हुए, हम बिजनेस लैंग्वेज में उसको क्या नाम देते हैं? एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन का नाम दिया जाता है उसको। ठीक हो गया जी। उसको हम क्या नाम देते हैं जी? एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। ये पैसे किसके कटे हैं? एम्प्लॉय की सैलरी में से जो काटे हैं उसको हमने क्या नाम दे दिया? एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन का नाम दिया। और फिर उतने ही पैसे एम्प्लॉयर अपनी पॉकेट से भी कंट्रीब्यूट करता है। ये एक ऐसा फंड है जो दोनों की म्यूचुअल एफर्ट के साथ बन रहा होता है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की म्यूचुअल एफर्ट के साथ बनता है। जितने पैसे एम्प्लॉय की सैलरी में से काटे उतने ही पैसे एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूट किए और इन दोनों पैसों को सम करके हमने किसी थर्ड प्लेस के ऊपर इसको क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया। नॉर्मली ये पैसा गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। नॉर्मली क्या होता है? ये पैसा गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं, ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट है अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के जो पैसे काटती है वो गवर्नमेंट अपनी ही सिक्योरिटीज में इसको इन्वेस्ट कर लेती है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में जहां पर बनाया जाता है, दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट। उनके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि ये पैसा उन्होंने कहां पे इन्वेस्ट करना है। बहरहाल जहां पर भी इन्वेस्ट किया और ये एम्प्लॉय के नाम से पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक हो गया जी। क्योंकि इसका जो अल्टीमेटली रिटर्न आएगा वो रिटर्न भी किसके लिए रखा जाता है? एम्प्लॉय के लिए रखा जाता है। और उस रिटर्न को हम किस चीज का नाम देते हैं? इंटरेस्ट क्रेडिटेड का नाम देते हैं। कि इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ इसके ऊपर, एम्प्लॉय के पैसे काटे, एम्प्लॉयर ने पॉकेट से पैसे डाले, उसको कहीं पर इन्वेस्ट किया गया और इन्वेस्टमेंट के ऊपर किस चीज का रिटर्न आया? इंटरेस्ट का रिटर्न आया। ठीक हो गया जी। और जो रिटर्न आया उस रिटर्न को दोबारा से उस फंड में दोबारा इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अगले महीने फिर यही प्रोसेस चलता है। एम्प्लॉय के पैसे कटे, एम्प्लॉयर के पैसे कटे और पिछला जो उसके एम्प्लॉय का बैलेंस चल रहा है और पिछले एम्प्लॉय के बैलेंस के ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो सब पैसा उसी फंड में पड़ा पड़ा क्या होता जा रहा है? कंपाउंड होता चला जा रहा है। उसके ऊपर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बनता जा रहा है, नया पैसा इन्वेस्ट होता जा रहा है और ये फंड ग्रो करता चला जा रहा है। और अल्टीमेटली जब एक एम्प्लॉय अपने जॉब से रिटायर होता है, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द जॉब होती है उसकी, या वो बाजू का ऐसा हो कि जॉब छोड़कर चला जाए या बाजू का ऐसा हो कि ड्यूरिंग जॉब उसकी डिसेबिलिटी क्रिएट हो जाए या ड्यूरिंग जॉब उसकी डेथ हो जाए, तो फिर उस केस में इस फंड में जितना पैसा इकट्ठा हो चुका होता है वो सारा का सारा पैसा उस एम्प्लॉय को इटसेल्फ, और अगर वो खुद अवेलेबल नहीं है तो फिर उसकी फैमिली के हैंड ओवर कर दिया जाता है। ठीक है जी। और वो जो लमसम अमाउंट उसके फैमिली के हैंड ओवर की जाती है या उसको दी जाती है, दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड बैलेंस। उसको हम किस चीज का नाम देते हैं? एक्यूमुलेटेड बैलेंस का नाम दिया जाता है। तो ये चार कंपोनेंट्स हैं टोटल हमारे पास। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड है और एक्यूमुलेटेड बैलेंस है हमारे पास। तो ये चार चीजें होती हैं जिसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा प्रोविडेंट फंड बेस कर रहा होता है। हाउ इट ऑपरेट्स, ये कैसे चलता है, ये किस तरह से काम करता है, ये हम लोगों ने बड़ी डिटेल में यहाँ पर भी क्लियर कर लिया कि प्रोविडेंट फंड हमारा किस तरह से ऑपरेट करता है। इसमें कंफ्यूजन। अच्छा, एक छोटी सी बात आपको बताऊं बेटा, अब थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेन हमें जूम ने शो कर दिया है। जैसे 40 मिनट के बाद हमारी मीटिंग एंड होगी, मैं इमीडिएटली नया मीटिंग का लिंक आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक हो गया जी। मैं इमीडिएटली मीटिंग का लिंक आपको भेज दूंगा। उसको वॉइस नहीं आ रही रहमान, उसको राइट और साइन देख लिया करना किसका बना हुआ किसका नहीं बना रहमान। ठीक है बेटा, जहाँ पर मीटिंग जूम की एंड हुई मैं वहाँ पर एक नया लिंक जनरेट कर दूंगा, फिर आप उससे ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे साथ। वापस पॉइंट के ऊपर आते हैं।
तो प्रोविडेंट फंड के अंदर हमने बात कर ली बेटा, ये 4 पॉइंट्स है हमारे पास। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड है और एक्यूमुलेटेड बैलेंस है। तो ये 4 चीजें हमारे पास यहाँ पर इस वक्त जो है प्रोविडेंट फंड के तौर पर हम लोग यहाँ पर डील कर रहे हैं इसमें। ये बात आपको क्लियर हो गई जी। अब आगे चलते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड। ठीक है जी, हमारे पास कितनी टाइप्स है? नहीं, 3 टाइप्स के ऊपर हम लोगों ने बात करनी है। अब वो 3 टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी हैं जरा ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे पहली है जी हमारे पास गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड है। दूसरी हमारे पास कौन सी है? रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है। और तीसरी हमारे पास कौन सी है? अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब एक छोटी सी बात यहाँ पर क्लियर करता चलो बेटा, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉयर है वो कौन होता है? वो गवर्नमेंट होती है। ठीक है जी, गवर्नमेंट के प्रोविडेंट फंड में हमारा एम्प्लॉयर कौन है? हमारी गवर्नमेंट है। ठीक हो गया जी। और ये जो रिकग्नाइज और अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड्स हैं बेसिकली ये प्राइवेट सेक्टर के हैं। बेसिकली ये किसके हैं? प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है। शहरों की बात इसमें क्लियर तो नहीं है जी। ये हमारे पास किस चीज की है? ये प्राइवेट सेक्टर है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर अगर अपने फंड को अप्रूव करवा ले, दैट इज कॉल्ड रिकग्नाइज, या अप्रूव भी का नाम भी दिया जाता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर ने इसको डिपार्टमेंट से अप्रूव ना करवाया तो ये अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड होगा। क्लियर होगी बात बेटा जी। अब रिकग्नाइज या अनरिकग्नाइज के इसका इफेक्ट क्या होगा कि अगर तो फंड रिकग्नाइज हो जाता है तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए बेनिफिट होगा, और अगर ये रिकग्नाइज नहीं होता तो दोनों के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। वो बेनिफिट्स क्या हैं मैं दोनों को क्लियर कर देता हूँ कि जब एम्प्लॉय का ये पैसे मिलते हैं, अगर रिकग्नाइज होगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, और अगर अनरिकग्नाइज होगा तो टैक्स लगेगा। और एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट होता है कि एम्प्लॉयर जब हर साल अपने प्रॉफिट में से पैसा निकाल रहा है तो अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू इसका मतलब उसका तो एक एक्सपेंस है। लेकिन टैक्सेशन डिपार्टमेंट कहता है कि हम आपको इसको एक्सपेंस बनाने की परमिशन तब देंगे अगर ये अप्रूव्ड होगा, तो और अगर ये अप्रूव ना हुआ तो आपको एक्सपेंस बनाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। पॉइंट समझ आ गया बेटा जी? आपको एक्सपेंस बनाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। क्लियर होगी बात बेटा जी? तो ये गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड और अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अब हम इसमें डिस्कस करने लगे हैं कि ये जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे तीनों प्रोविडेंट फंड्स के अंदर रहते हुए इनके क्या टैक्स ट्रीटमेंट्स होंगे, आइदर इट विल बी टैक्सेबल और नॉट, इन पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, अगर नहीं लगना तो क्यों नहीं लगना, लगना है तो किस तरह लगना है। अब इसको ध्यान से देखिएगा। मैं ऊपर यहाँ पर वर्टिकल फॉर्म्स के अंदर यहाँ पर 3 कॉलम बना रहा हूँ। सबसे ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ किसको जी? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की बात करने जाऊंगा। इसके बाद मैं किसके ऊपर बात करूंगा? इंटरेस्ट के ऊपर बात करूंगा। और तीसरी बात मैं किसके ऊपर करूंगा? एक्यूमुलेटेड बैलेंस के ऊपर बात करूंगा। ठीक है जी। अब जरा उससे पहले एक कॉमन पॉइंट मैं सबसे पहले बता दूं, एम्प्लॉय की जो कंट्रीब्यूशन है उसकी डिस्कशन क्या होगी। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि एम्प्लॉय के पैसे उसकी सैलरी में से काटे जा रहे हैं। एम्प्लॉय के पैसे उसकी सैलरी में से काटे जा रहे हैं। तो अगर सैलरी के ऊपर टैक्स लग चुका है, ठीक हो गया जी, एम्प्लॉय के ऊपर पैसे सैलरी में से काटे जा रहे हैं, और अगर सैलरी पर टैक्स लग चुका है तो इसका मतलब फिर हमें दोबारा एम्प्लॉय के काटे हुए पैसों पर दोबारा टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब फिर जो एम्प्लॉय की पॉकेट से पैसे काटे जाते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स लग चुका हुआ है। और वो पैसा कहाँ से आया है? उसकी सैलरी में से, जिस सैलरी के ऊपर ऑलरेडी टैक्स चार्ज हो चुका हुआ है हमारे पास। पॉइंट समझ आ गया जी? अब हम बात करते हैं आगे गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। अब जरा गौर से देखिएगा, गवर्नमेंट के प्रोविडेंट फंड में हमारा एम्प्लॉयर कौन होगा? डेफिनेट सी बात है गवर्नमेंट होगी। तो गवर्नमेंट के किसी भी पैसे के ऊपर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉट टैक्सेबल। यानी कि जो पैसा एम्प्लॉयर की तरफ से कंट्रीब्यूट किया जा रहा है एम्प्लॉय के लिए, गवर्नमेंट के प्रोविडेंट फंड के केस में उस पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसमें एम्प्लॉयर कौन है? हमारी गवर्नमेंट खुद है। तो गवर्नमेंट के पैसों के ऊपर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। इसी तरह से आगे जब इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी हमारे लिए क्या हो जाता है? नॉट टैक्सेबल। गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसके ऊपर भी किसी किस्म का कोई टैक्स पे नहीं करता। और फाइनली जब उसको एक्यूमुलेटेड बैलेंस मिलता है तो वो भी हमारे लिए नॉट टैक्सेबल होगा, इन शॉर्ट एग्जेम्प्ट होगा, उसके ऊपर भी किसी किस्म का कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। तो इन शॉर्ट फाइनली वी कैन से दिस कि गवर्नमेंट के प्रोविडेंट फंड के अंदर रहते हुए एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट की बात या एक्यूमुलेटेड बैलेंस, ये तीनों केसेस के अंदर हमारे पर किसी किस्म का कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा ड्यू टू गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर चल के? रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। इसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर हम क्या बात करने लगे हैं। रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो हमारा एम्प्लॉयर्स की कंट्रीब्यूशन है इसके बारे में हमने क्या पढ़ा है कि ये एग्जेम्प्ट है। लेकिन कहां तक? एग्जेम्प्ट अप टू, कहां तक एग्जेम्प्ट है? 10% ऑफ सैलरी, नॉट बेसिक सैलरी। यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं? 10% ऑफ सैलरी। अब सैलरी में क्या आता है मैं ब्रैकेट के अंदर लिखने लगा हूं यहां पर। सैलरी मींस बेसिक सैलरी,
प्लस डियरनेस अलाउंस। ठीक होगी बात जी? बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, इन दोनों को मिला लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? सैलरी। और सैलरी के 10% तक जो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है वहां तक क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी। पॉइंट समझ आ गया बेटा जी? मैं बात को दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि अगर रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर रहते हुए एम्प्लॉयर ने हमारे बिहाफ के ऊपर जो पैसा कंट्रीब्यूट किया है, अब उस पैसे को क्या करना है, उसकी टैक्सेबिलिटी क्या है? तो टैक्सेशन डिपार्टमेंट ये कहता है कि आपके बिहाफ के ऊपर जो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है बाय द एम्प्लॉयर, वो पैसा आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन कहां तक? 10% ऑफ द सैलरी तक। 10% ऑफ द सैलरी, सैलरी मींस बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, वहां तक ये पैसा क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। दोबारा से बात रिपीट कर देता हूं कि एम्प्लॉयर की तरफ से जो पैसा कंट्रीब्यूट किया जा रहा है वो पैसा एग्जेम्प्ट होगा, कहां तक? 10% ऑफ सैलरी तक, पहली कंडीशन। एंड और उसी के साथ साथ इट मस्ट बी लेस देन रुपीज सॉरी टू से 1.5 मिलियन। इसके बारे में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं उसके बारे में। ठीक है जी? दोबारा से बात को रिपीट कर देता हूं कि हमने कहा कि एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ सैलरी, सैलरी के 10% तक ये क्या होना चाहिए? एग्जेम्प्ट होना चाहिए। और साथ ही साथ ये जिसको हम एग्जेम्प्ट करने जा रहे हैं, इट मस्ट बी लेस देन 1.5 मिलियन, और ये अमाउंट 1.5 मिलियन से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। यानी कि फिर दो कंडीशंस का यहाँ पूरा होना लाजमी है कि एक तो एग्जेम्पशन आपको कहाँ तक मिलेगी? सैलरी के 10% तक, और सैलरी के 10% जो आपको एग्जेम्प्ट करने जा रहे हैं वो आपका 1.5 मिलियन से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अगर तो ये दोनों कंडीशंस मेट कर जाती हैं तो ये एग्जेम्प्ट होगा। और उसके बाद अदरवाइज मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ कि एनी एक्सेस, अगर कोई एक्सेस वैल्यू बच जाती है बीच में, विल बी टैक्सेबल, और वो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। यानी कि सैलरी के 10% तक आपको हमने क्या कर दिया? एग्जेम्प्ट कर दिया। सैलरी के 10% तक आपको क्या कर दिया? एग्जेम्प्ट कर दिया। और अगर 10% से अबव कोई अमाउंट आ रही है, कोई एक्सेस पोर्शन निकल रहा है, तो जितना एक्सेस पोर्शन होगा दैट विल बी टैक्सेबल, उसको हम क्या नाम दे देंगे? टैक्सेबल का नाम दे देंगे। पॉइंट ओके हो गया? तो ये था हमारे पास रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की हमने बात कर दी। ये पॉइंट सबको समझ आ गया होप सो। उसके बाद आगे चलते हैं, इंटरेस्ट की बात करते हैं। ठीक है जी? इंटरेस्ट में अब क्या होगा? अब इंटरेस्ट के ऊपर डिपार्टमेंट की तरफ से क्या रूल है कि ये भी एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन कहां तक? एग्जेम्प्ट अप टू 16%। अब 16% क्या है? इंटरेस्ट आपको पता है एक ऐसी चीज है जो कि स्पेसिफिक परसेंटेज के हिसाब से दिया जाता है। इंटरेस्ट आपको पता है कि क्या चीज है? एक स्पेसिफिक परसेंटेज के हिसाब से आपको दिया जा रहा होता है। तो डिपार्टमेंट ने उस परसेंटेज की लिमिट आपको बता दी कि इंटरेस्ट जो है वो एग्जेम्प्ट अप टू 16%, 16% तक का इंटरेस्ट आपके लिए क्या है? एग्जेम्प्ट है। ठीक है? बड़े वर्ड्स में, क्लियर वर्ड्स में मैंने बता दिया, एग्जेम्प्ट अप टू 16%, 16% तक का एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट आपको क्या है? एग्जेम्प्ट है। और इसकी भी दूसरी कंडीशन, एंड इट मस्ट बी लेस देन 1/3 ऑफ सैलरी। और ये जो 16% जिसको हम एग्जेम्प्ट करने जा रहे हैं, इसकी दूसरी कंडीशन ये कहती है, उसकी दूसरी कंडीशन ये कहती है कि इट मस्ट बी लेस देन 1/3 ऑफ सैलरी। क्या 16% तक का इंटरेस्ट जिसको हम एग्जेम्प्ट करने जा रहे हैं वो 1/3 ऑफ सैलरी से छोटा होना चाहिए। दोनों कंडीशंस पूरा करना हमारी यहाँ पे लाजमी होगा। ठीक हो गया जी? और अगर इसके बाद एनी एक्सेस, और अगर इसके बाद कोई एक्सेस पैसे बच जाते हैं तो दैट विल बी टैक्सेबल, और वो एक्सेस पैसे आपके क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल हो जाएंगे। पॉइंट समझ आ गया बेटा जी? तो हमने इंटरेस्ट को दोबारा से एक दफा रिकैप ले लेते हैं कि 16% तक का इंटरेस्ट आपके लिए एग्जेम्प्ट है, और जिसको एग्जेम्प्ट करने जा रहे हैं दैट मस्ट बी लेस देन 1/3 ऑफ सैलरी, और वो पैसे 1/3 ऑफ सैलरी से क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए। और अगर उसमें कोई एक्सेस अमाउंट निकलती है तो एनी एक्सेस विल बी टैक्सेबल, और जो एक्सेस होगा वो टैक्सेबल होगा। ठीक हो गया जी?